हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बहुत देर के बाद हम वापस मिल रहे हैं। कुछ बिजी चल रहा था बीच में मैं नहीं डाल पाया वीडियोस। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो हम एशियन गेम्स में डालेंगे, अभी नेक्स्ट वाली वीडियो वो रेडी है। बट उससे पहले जो पीछे लास्ट टाइम हमने फिलोसफीज़ की थी फिजिकल एजुकेशन की, उसे थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन टाइम एंड दिस इज फिलोसॉफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिलोसॉफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हम पहली फिलोसफी पढ़ने जाएंगे आइडियलिज्म के बारे में। आइडियलिज्म और आइडियलिस्टिक कौन लोग होते हैं और इनका फिजिकल एजुकेशन में क्या रोल है। आइडियलिज्म किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेन चीज़ जो हमें कुछ की पॉइंट्स रिमेंबर करने की ज़रूरत है फिलोसफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आइडियलिज्म के कंसेप्ट में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो आइडियलिज्म के जो फादर हैं किन्हें कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्लेटो। प्लेटो इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ आइडियलिज्म। अब इनका क्या है कि जो आइडियलिस्टिक्स जो होते हैं दे प्रेफर माइंड, they always prefer mind, that is the mind is focus of being in the total scheme of the universe. ओके और वो जो कहते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है दैट इज सबऑर्डिनेट ऑफ दिस यूनिवर्स। फिजिकल वर्ल्ड जो है वो सबऑर्डिनेट है यूनिवर्स का, और जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो किस पे फोकस कर रहा है, वो माइंड पे फोकस कर रहा है। ठीक है, इनके बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जो इस आइडियलिज्म को मानते थे, जैसे कि सॉक्रेट्स हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, मोहनदास करमचंद गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, फ्रोइबल है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, औरबिंदो घोष है, राधा कृष्णन, डेस्क्रेट। मेन वीडियो में मैंने इनके बारे में डीपली बताया हुआ है। इनके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे आइडियलिज्म के। ये गॉड पे फोकस करते थे, दे इंसिस्ट टू अचीव गॉड, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं ये लोग, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि गॉड है दुनिया में, गॉड जो है मेनली तौर पे अगर हम बात करें कि आइडियलिज्म जो है वो किस चीज़ की डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देता है, ये एक इंडिविजुअल की कैरेक्टर की डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज़्यादा बात करता है आइडियलिज्म वाले। और कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी तो इट मीन्स की डेवलपमेंट ऑफ विल पावर भी है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी फिलोसॉफी है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बात करती है, या कौन सी फिलोसॉफी है जो विल पावर की डेवलपमेंट पे बात करती है। तो ये पॉइंट आपको लिखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैरेक्टर लीड्स टू द विल पावर, और जो विल पावर है वो विल पावर जी ही आपकी जो इन्वेंटिव सेंस है, इन्वेंटिव सेंस को डेवलप करेगी। तो ये मेन तीन चीजें ध्यान रखो, जो आइडियलिज्म है वो कैरेक्टर डेवलप कर रही है और विल पावर को डेवलप करती है और इन्वेंटिव सेंस को डेवलप करती है। जो आइडियलिज्म के लोग थे ये कहते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इनका आउटलुक कैसा था, स्पिरिचुअल था। स्पिरिचुअल आउटलुक है इनका, पूरा बिलीव करते थे भगवान के ऊपर, पूरी इनकी श्रद्धा पूरी थी कि भगवान है। और इनका कहना था कि जो वैल्यूज होते हैं वो कभी भी मर नहीं सकते, मतलब दे आर एटर्नल्स। कौन एटर्नल है, वैल्यूज, वैल्यूज आर एटर्नल। ठीक है, और इनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, देर आर नेवर चेंज। ठीक है, अब नेचुरली जो आइडियलिज्म का हमने पहले ही बात करी थी कि आइडियलिज्म में क्या है, वो गॉड की प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है ये। और
इंपॉर्टेंटली देखो, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। पहला कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, दूसरा विल पावर के बारे में, इन्वेंटिव सेंस का, ये आप उसको एक ही मान के चल लो, ये पूरा एक एरिया हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, आप देख सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी आउटलुक है, जो कहते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो एटर्नल हैं और उसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, फुल भगवान पे तो पूरा बिलीव करते हैं। और तीसरा नंबर कभी कभी पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और वो है कि कौन सा मेथड वो टीचिंग में यूज करते हैं, क्योंकि आमतौर पर तो हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन में आइडियलिज्म कौन सी टीचिंग मेथड यूज करते हैं? दे ऑलवेज यूज कन्वर्सेशन मेथड, बातचीत का मेथड इन टीचिंग। दे ऑलवेज यूज कन्वर्सेशन मेथड इन टीचिंग, तो दे आर आइडियलिस्टिक्स। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, हम अगेन चले जाते हैं, अगला नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज नेचुरलिज्म। व्हाट इज नेचुरलिज्म? नेचुरलिज्म क्या है? देखो, नेचुरलिज्म का मेन सबसे चीज आपने ध्यान रखनी है, जहां नेचर के बारे में बात आ रही है वहां पे आप कह सकते हो बैक टू नेचर एंड रिटर्न टू नेचर और अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक है। बैक टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब नेचुरलिज्म नेचर के लिए बात करेगा, और यही नेचुरलिज्म है जो कभी कभार एग्जाम में पूछ जाता है कि मटेरियलिस्टिक फिलोसफी कौन सी है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मटेरियलिस्टिक फिलोसफी तो हमने पढ़ी नहीं है, तो नेचुरलिज्म को ही मटेरियलिस्टिक फिलोसफी कहा जाता है। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो आपको घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन बात आपने पढ़ी होगी, बट एक्चुअल में उसका दूसरा मतलब क्या है वो नहीं पढ़ा होगा हमने। तो ये मटेरियलिस्टिक फिलोसफी भी कहा जाता है नेचुरलिज्म को। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जो लोग अभी न्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि नेचुरलिज्म को ही मटेरियलिस्टिक फिलोसफी कहा जाता है। ओके, तो जैसे आइडियलिज्म के फादर प्लेटो हैं, वैसे ही नेचुरलिज्म के फादर जो हैं रोजे, ठीक है, रोजे, इनका पूरा नाम है जीन्स जैक्स रोजे। रोसा भी बोला जाता है इनको, रोजी भी बोला जाता है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सको, ठीक है। तो ये बताती है कि साइंटिफिक मेथड is only the way to investigate the reality। अगर आपको कोई रियलिटी फाइंड करनी है, सच्चाई किसी के बारे में आपको पता लगानी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ साइंटिफिक मेथड को यूज करना पड़ेगा। मतलब साइंटिफिक मेथड्स कौन से होंगे? साइंटिफिक मेथड्स हो जाएंगे जैसे आपकी हाइपोथेसिस, ठीक है, आपका टेस्ट है ना, कोई भी प्रकार का टेस्ट ले लो, हाइपोथेसिस कर लो, किसी चीज की आप प्रिडिक्शन कर लो, मतलब हाइपोथेसिस को ही प्रिडिक्शन कहा जाता है वैसे तो, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड को ये लोग यूज करते थे। अब जैसे आइडियलिज्म जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ये नेचुरलिज्म जो है ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ओके, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करता है। जब इंडिविजुअल की बात मैंने बताया था कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, तो आपने विल पावर का ध्यान रखना है, और विल पावर आती है तो आपने इन्वेंटिव सेंस का ध्यान रखना है। यहां पर आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के साथ आपने ध्यान रखना है सेंसरी। इंडिविजुअल में ही सेंस होंगे ना, 5 सेंसेस, तो आपने यहाँ पे बात रखना है याद कि सेंसरी डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ लिंक है। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये नेचुरलिज्म वाले बोल रहे हैं, नेचुरलिस्टिक्स वाले बोल रहे हैं। ओके, देन वहां पे उनका जो आउटलुक था वो स्पिरिचुअल था, तो जो फिलॉसफी जो नेचुरलिज्म की है उनका आउटलुक क्या होगा? मटेरियलिस्टिक, क्योंकि इसी को मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी कहा जाता है, ठीक है। इनका मटेरियलिस्टिक आउटलुक होता है। ओके, आप लिख लो साथ साथ में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर जो नए हैं जिन्होंने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे, मैं कहूँगा कि वो पुरानी वीडियो एक बार देखें, वो क्लियर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाई हुई है, तो आप इजी हो जाएगी आपके लिए। वो फुल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एस, ये और जो नेचुरलिज्म वाले हैं ये भगवान को नहीं मानते। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान की पूरी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, इनका ये कहना है कि भगवान का कोई रोल नहीं होता। अगर आपको कोई रियलिटी फाइंड करनी है, आपको खुद होके जो है वो रियलिटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। मतलब डोंट बिलीव इन गॉड, एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट
बिलीव इन गॉड। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं बोलते कि गॉड होते नहीं है, गॉड तो होता है, भगवान होते हैं, बट उनका कोई रोल नहीं होता सच्चाई को पता करने के लिए, रियलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। सिर्फ कौन सा मेथड है? ये साइंटिफिक मेथड है जिससे आप एक रियलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर वैल्यूज को नहीं बिलीव करते, उनका कहना है नेचुरलिज्म, सॉरी आइडियलिज्म का कहना है कि जो वैल्यूज हैं दे आर एटर्नल, ठीक है, और उनको चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं, ये किसी भी प्रकार की वैल्यू पे बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। ये कहते हैं कि नेचर किसने बनाई है? मटेरियल। यूनिवर्स किसने बना, सॉरी यूनिवर्स जो है इज क्रिएटेड बाय नेचर। यूनिवर्स किसने बनाई है? नेचर। गलत बोल दिया मैंने। अब वो कन्वर्सेशन मेथड को यूज करते हैं और ये प्ले वे मेथड को यूज करते हैं। देखिए इनमें सबसे मेन प्ले वे मेथड, प्ले वे मेथड, हमें इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजों का ध्यान रखना है जब भी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं फिलोसफीज में, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 इज हु इज द फादर, फादर ऑफ पर्टिकुलर फिलोसफी, ठीक है। व्हाट आर द आउटलुक्स, व्हाट आर द आउटलुक ऑफ द फिलोसफी, ओके। नंबर 1, किस चीज की डेवलपमेंट हो रही है, यहां पर डेवलपमेंट किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 4, ठीक है, यूनिवर्स किसने क्रिएट किया है, किससे बना है, ठीक है, क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ओके। एंड द 5th वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैथड क्या है इनका टीचिंग पर, व्हाट इज द मैथड ऑफ टीचिंग। तो ये चीजें जो है ये हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में जब हम फिलॉसफी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इसमें से ही क्वेश्चंस जो है वो निकलेंगे हमेशा। देन द नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रियलिज्म के बारे में, ओके। तो बहुत सिंपल है रियलिज्म। रियलिज्म का जाता है कि भाई फिजिकल यूनिवर्स भाई सच्चा है, रियल है, वो रियल है और किसका बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। फिजिकल यूनिवर्स भी है, फिजिकल यूनिवर्स इज रियल, ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ मैटर, मेड अप ऑफ मैटर। और जो ये मैटर है वो डिपेंड नहीं होता, ये मैटर जो है ह्यूमन माइंड पे डिपेंड नहीं है। जैसे देखो ह्यूमन माइंड के बारे में बात कौन करता है? बात करते हैं आइडियलिज्म वाले कि भाई माइंड जो है दैट इज ऑफ टोटल बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, है ना, फोकस किसका है? यूनिवर्स। जो मैटर जो है ये माइंड पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल में इनका ये कहना है कि जो बॉडी, माइंड और जो स्पिरिट है, ठीक है, ये रियल फोर्सेस है इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, मैटर किसी माइंड पर डिपेंड नहीं हो रहा यूनिवर्स को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन इनका कहना ये भी है कि जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट है दे आर द रियल इन्वायरमेंटल फोर्सेस, ओके। तो अब इनमें रियलिज्म में ये किसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं? रियलिज्म बात कर रही है डेवलपमेंट की पर्सनैलिटी के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर। तो एक चीज मैंने बताना भूल गया कि रियलिज्म कौन है। रियलिज्म के फादर जो है दैट इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जहां पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आ जाता है, जहां पर भी कभी पर्सनैलिटी आती है वहां पर आप लोगों को इनसाइट, ठीक है, इनसाइट और साइंटिफिक एटीट्यूड देखने को मिल जाता है। एटीट्यूड बोलो, एटीट्यूड बोलो, मैंने बोला सेम, ये आपका जो है प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा, ओके। जब कभी भी पर्सनैलिटी की बात हो रही है हम लोगों को ध्यान रखना है इनसाइट के बारे में, इनसाइट्स, ओके। प्लस हमें ध्यान रखना है साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड। जब कैरेक्टर के बारे में बात आएगी हमने ध्यान रखना है विल पावर का और इन्वेंटिव सेंस का, ठीक है। इंडिविजुअल के बारे में बात आएगी हमने ध्यान रखना है सेंसरी डेवलपमेंट का या फिर इंस्टिंक्ट्स का। जब पर्सनैलिटी की बात आएगी तो हमने इनसाइट का और साइंटिफिक एटीट्यूड का ध्यान रखना है, ओके। इनका आउटलुक कैसा है, ये क्या है? ये जो रियलिज्म वाले हैं इनमें अंदर ना सोशलिस्टिक फीलिंग्स होती हैं, ये सोशलिस्टिक आउटलुक भी बोल सकते हो आपने, सॉरी आउटलुक्स नहीं, सॉरी सोशल आउटलुक नहीं होता, सोशलिस्टिक फीलिंग्स होती है इनके अंदर।
ठीक है, क्योंकि सोशलिस्टिक फीलिंग्स है तभी तो वो बॉडी माइंड और स्पिरिट को कंसीडर कर रहे हैं, तभी तो वो बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल फोर्सेस है। ठीक है, इनका वैल्यूज के ऊपर एक कहना है कि ये कहते हैं कि जो वैल्यूज होती है ना वो परमानेंट होती है, एटर्नल नहीं होती है, बल्कि जो वैल्यूज हैं दे आर परमानेंट। जो वैल्यूज हैं वो एटर्नल नहीं है, वो क्या है, वो परमानेंट है। ठीक है, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, परमानेंट है, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अब काम तो कर रहे हैं, हमने काम तो करना ही करना है, लेकिन उस काम के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही वैल्यूज हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको हर बारी आपको क्या करना पड़ेगा, सही और गलत आपको पढ़ाना पड़ेगा, सही और गलत बारे में बताना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज के बारे में इनका कहना है। और ये कहते हैं कि जो ये यूनिवर्स है ये नेचुरल लॉज, ठीक है, नेचुरल लॉज से चलता है, नेचुरल लॉ से यूनिवर्स जो है वो ऑपरेट होता है। अब इनमें जो टीचिंग का मेथड है, जो ये करते हैं ऑब्जर्व, ये बाकियों को देखते हैं क्या हो रहा है। आप इनमें से सिंपल सी बात देख सकते हो कि जो रियलिज्म है इनमें आइडियलिज्म के भी कुछ गुण हैं और नेचुरलिज्म के भी कुछ गुण हैं। तो हम सिंपली बात कर सकते हैं कि जो रियलिज्म है ये ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करते हैं, दे आर यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग। बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको बता दी और ये कभी भूलनी नहीं चाहिए आपको, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा और डेफिनेटली जो है आप जो एग्जाम इजीली आपको जो है ये पॉइंट्स आपको कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं जाएंगे। जैसे आइडियलिज्म कहता था कि भाई मैं सिंपल लिविंग वाला हूँ और हाई थिंकिंग वाला हूँ, तो ये लोग होते हैं जो ये सेल्फ थिंक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्व करने के बाद के लिए आप बोल सकते हैं कि ये सेल्फ थिंक करते हैं, खुद सोचते हैं। ठीक है, सेल्फ थिंक करेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे, एंड डिसीजन मेकिंग, सेल्फ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला है दैट इज नोन एज pragmatism. Fourth one is pragmatism. अब pragmatism जो है इनके जो फादर हैं दैट इज नोन एज जॉन ड्यूई। pragmatism के फादर कौन है, जॉन ड्यूई। अभी जो है जॉन ड्यूई जो है ये pragmatism के फादर तो बहुत सारे बुक्स में लिखा जाता है, लिखे गए हैं, बट जो एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है उनके फादर ये हैं जॉन ड्यूई। ठीक है, जॉन ड्यूई। मैं आपको एक इसमें एक चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा प्रैग्मेटिज्म के बारे में। कभी कभार पूछा जाता है जो इनके रियल फादर हैं दैट इज नोन है प्रैग्मेटिज्म के, जो मेनली कंसिडर किए जाते हैं दैट इज चार्ल्स, ठीक है, सैंडर्स पियर्स, PIRCE। ठीक है, चार्ल्स सैंडर पियर्स, जॉन ड्यूई, और एक नाम आप और लिख लो विलियम जेम्स का, विलियम जेम्स का, इनका नाम भी आप लिख लो। कभी भी इन तीनों में से किसी का भी नाम आए, प्रैग्मेटिज्म है, कंफ्यूज नहीं होना। जो जॉन ड्यूई कंसिडर किए जाते हैं प्रैग्मेटिज्म के, बट दे वो एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म के, या फिर आप एक क्या सकते हैं इसके बारे में कंसेप्ट मेरे को भी देखना पड़ेगा, मुझे भी भूल रहा है, लेकिन जो इनके फादर हैं प्रैग्मेटिज्म के दैट इज ना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ओके, अगर चार्ल्स सैंडर पियर्स आ जाता है आपको मैच द फॉलोइंग में तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रैग्मेटिज्म दे सकते हो, आप गलत नहीं होंगे आप। ओके, तो प्रैग्मेटिज्म, ये प्रैग्मेटिस्ट वो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है ना वो लाइफ और आपकी सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है। ओके, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब एक्सपीरियंस क्या है कि वो चेंज हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, और जितने भी फिनोमिना, जितने भी आपको काम करने हैं, जैसा भी आपको काम करना है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रैग्मेटिक्स, जो प्रैग्मेटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये ना, ये डायनामिक डेवलपमेंट के बारे में डायनामिक मतलब ओवरऑल प्रोसेसेस को ये बात कर रहे हैं, अकेली डायनामिक डेवलपमेंट। एक बार क्वेश्चन आया था कि डायनामिक डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच फिलोसॉफी,
तो लोगों को पता ही नहीं लगा कि भाई हम तो इंडिविजुअल कैरेक्टर वगैरह की बात करें, बट डायनामिक क्या चीज़ है। तो डायनामिक पर्सनैलिटी जो डायनामिक डेवलपमेंट है वो प्रैग्मेटिज्म फर्क देता है। अब ये डायनामिक है तो इसका मतलब जितने भी आपके सोशल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो वहाँ पर आता है। डायनामिक डेवलपमेंट मतलब सोशल आउटलुक। तो जो प्रैग्मेटिस्ट है ना, ये सोशली डेवलप करते हैं अपने आप को, इनका आउटलुक भी सोशल होता है। ओके, ये वैल्यूज की बात करने अगर आए तो ये वैल्यूज कहते हैं कि वो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। वैल्यूज किसी ने नहीं बनाए। जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज जो हैं वो किसने बनाए हैं? इंसान बोल लो, ह्यूमन बोल लो, मैन बोल लो, वुमेन बोल लो, ठीक है। और उसको हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, प्लेस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे वैल्यूज को हमें चेंज करना पड़ता है, तो हम वहाँ पर वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। और ये क्लियरली कहते हैं प्रैग्मेटिस्ट लोग, ये क्या कहते हैं कि जो यूनिवर्स है इज क्रिएटेड बाय मैन। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय मैन। यूनिवर्स किसने बनाया है? मैन। और इनका जो टीचिंग मेथड है वो कैसा है? दैट इज लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ओके, तो यही चीज़ थी। इसके लिए आपको प्रैग्मेटिस्ट के बारे में बताना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म के बारे में पता होना चाहिए था। देन एक लास्ट फिलोसफी और आती है, ठीक है, 5th नंबर की फिलोसफी है, दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। दैट इज, इनके जो फादर हैं ये हैं सोरेन किरकेगार्ड, यही है स्पेलिंग शायद इनका, सोरेन किरकेगार्ड। देखो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है किसी के लिए खड़ा होना, यानी कि टू स्टैंड आउट, टू स्टैंड आउट। ओके, किसी के लिए खड़ा होना। तो अब कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो कोई बंदा है, एक सिंगल बंदा है, वो अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी लाइफ को मीनिंग देना, ठीक है, अपनी लाइफ को पैशनेटली जीना, सिंसियरली जीना, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल अपने आप पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसी और का कोई रोल नहीं होता कि आपने कैसे काम करना है, क्या नहीं करना। अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद से होके करना पड़ेगा, खुद आपको इच्छा लगानी पड़ेगी, खुद अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले बात करते हैं, और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म ही है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी का दूसरा नाम क्या है, मैटीरियलिस्टिक फिलॉसफी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में मैंने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करवा दी है, तो इसके बारे में कुछ इतना ही है, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा डीपली पढ़ना है तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो, आप मेरी पुरानी वीडियो चेक करो, काफ़ी लंबी होगी, आई थिंक 50 मिनट्स की है वो वीडियो। उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिलोसफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से एक्सप्लेन किया हुआ। आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हम जल्दी मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो आएंगे अभी एशियन गेम्स के ऊपर। तो गेट रेडी गाइस, फॉलो कर दो इसको, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया हुआ होगा, और कमेंट ज़रूर करा करो। अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो आप प्लीज़ मुझे बताया करें, हम उसको अगले वीडियो में और अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।